बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की स्टोरीज़ है। अब ये जो तरमीम रुकी हैं, ये कब होंगी, किस वक्त होंगी, किस दिन होंगी? सबसे बड़ी बात ये, अभी मैं तरमीम का मुसवदा पूरा तकरीबन पढ़ता हूँ ना, आपको भी लग समझ जाएगी भाई यार ये यूथ ये तड़प क्यों रहे हैं, कुछ काले बोंड क्यों तड़प रहे हैं, बेचैन क्यों हो गए हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या ये तरमीम होंगी? जी हाँ, मौलाना साहब मान गए, मौलाना साहब को कौन बनाने जा रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने डिस्कस करते हैं। इन तरमीम को ज़रूर सुनिएगा जनाब, और जल्दी से बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बस आपने अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाना है, प्यासों की प्यास बुझानी है। आ जाइए। ये तरमीम कब होंगी? ये तरमीम होंगी अब जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करके वापस आएंगे। वो कब आएंगे? तकरीबन हमने तो जो स्केड्यूल देखा है वो 28 सितंबर को उन्होंने इसी महीने वापस आना है। अब ये 28 सितंबर हो या अक्टूबर का फर्स्ट वीक हो, इसी तरह से ये तरमीम कादी फ़ायद ईसा के जाने से पहले होंगी, क्योंकि टेंटिवली कादी फ़ायद ईसा साहब ही, अगर वही मानते हैं तो टेंटिवली कादी फ़ायद ईसा साहब ही जो नई आइनी अदालत बनाई जा रही है उनके चीफ, उस अदालत के वो चीफ जस्टिस होंगे। ठीक हो गया? पहले चीफ जस्टिस। असल में पता क्या है, मैंने सबसे पहले ख़बर दी थी, आपको मालूम है, फिर उसके बाद और लोगों ने भी आप बहुत सारी वो ख़बरें दी हैं। मैंने सबसे पहले ये बताया था कि मौलाना साहब को किस चीज़ पे एतराज़ है। वैसे हुकूमत की नालायकियाँ और सारी चीज़ें तो अपनी जगह ना, ठीक है ना, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, मौलाना साहब को इतराज़ था कि यार ये जो है ना, कोई भी चीज़ हो, कोई चूँ भी करे तो उसको मिलिट्री कोर्ट में भेज दो। उन्होंने कहा यार ये ज़रा गड़बड़ है, इसको ठीक करें। बाकी चीज़ों पे उन्हें इतराज़ नहीं था, कुछ प्रोसीजरल मैटर्स पे उन्हें था, वो तो ठीक हो जाते हैं। कोई ऐसी थोड़ी होती है कि मैं ड्राफ्ट बनाऊँ और वो बिन वन उसी तरीके से उस पर वो बहुत सारे, वो जब पास होता है तो वो कहते हैं ना कि देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, तो बहुत सारी चीज़ें फिर तब्दील भी हो जाती हैं और कुछ तो असल मैटर रह जाए। असल में मामला ये होता है, बहुत सारी, ये सियासत एक ऐसी चीज़ है, ये नो डाउट, भले आप उनको नालायक कहें, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े तजर्बाकार भी हैं। ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये इस तरह से होता है कि यार अगर किसी ने कुछ मनवाना होता ना तो उससे ज़्यादा वो कोई ऐसी चीज़ डाल देने कि सारी तवज्जो उधर ही चली जाए, यार इसको हटाओ ना, ठीक हो गया ना, ताकि वो जो असल चीज़ जो पास करवानी है ना उसको वो पड़ी रहे अपने महफूज। ये ऐसे ही है, किसी ने अगर किसी से 1 लाख रुपया उधार मांगना हो ना, तो वो आपको जाके कहता है कि यार मुझे जो है ना कोई 50,000 उधार अगर उसने लेना हो ना, वो कहता है ये मुझे 1 लाख रुपया उधार चाहिए। अब आगे से आप कहेंगे यार मेरे पास 1 लाख रुपया तो नहीं है, मेरे अपने हालात बड़े टाइट चल रहे हैं। कहते हैं आपके पास कितना है, आप कितने दे सकते हैं, मैं किसी और से मांग लूँगा। तो वो कहते हैं मैं 50,000 दे सकता हूँ। उसने हालांकि लेना ही वही 50,000 था, ठीक हो गया ना। तो कहते हैं चले अच्छा आप ये तो देना, मैं किसी और से फिर मांगता हूँ, मैं कोई लाख बराबर कर लूँगा। ठीक, आप समझ आ गया आपको ना। हालांकि उसने वही 50,000 ही लेना था, उसने वही मांगना था। इसी तरीके पाकिस्तान के अक्सर व बेशतर ये, जब पाकिस्तान के एक वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कहा जाता है कि वो जनाब उनके पास आए कि हमने चीनी का रेट बढ़ाना है। उन्होंने कहा कितना बढ़ाना है? उन्होंने कहा हमने 2 रुपये बढ़ाना है। उन्होंने कहा अगर आपने 2 रुपये बढ़ाना है ना, आप 2 न बढ़ाएं, आप 4 रुपये बढ़ाएं। अच्छा, उन्होंने कहा ये क्यों? उन्होंने कहा बस आप 4 रुपये बढ़ाएं। उन्होंने 4 रुपये बढ़ाए, शोर मच गया जनाब, ये तो बहुत ही क़यामत आ गई है, ये वो हो गया है, वो हो गया, ये वो सर। उन्होंने कहा अच्छा मैं बस इनसे बात करता हूँ, अभी मैं वापस कराता हूँ। उन्होंने कहा 2 रुपये वापस करा दिए। 2 रुपये उनके जो बढ़ने थे वो बढ़ गए, और वो बल्ले बल्ले भी हो गई कि देखें जी वो उन्होंने आधा कर दिया चलो कीमत को, ठीक होगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ऐसे ही होता है। अब आ जाएं उस पे कि ये क्या सूरत हाल है। जो सबसे ज़्यादा आप जब सुनेंगे ना, यकीन कीजिए, मैं तेज़ पढ़ूंगा लेकिन रोंगटे खड़े हो जाएंगे बहुत सारों की। आपको समझ आ जाएगा यूथियों का रोना, चीखना, पीटना, टक्करें मारना और कुछ काले भोंडों का तड़पना, ठीक हो गया ना, झपटना, ये क्या सूरत हाल है। वाकई बनता है, घबराना बनता है। ज़्यादातर जो तब्दीलियाँ हुई ना आर्टिकल 175A में ही,
की गई जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों से मुतल्लिक है। अब जो जुडिशल कमीशन होगा ना, यही जो जजों को लगाता है, वफाकी आइनी अदालत के लिए जजों का तकर्रुर भी करेगा जुडिशल कमीशन। पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए, पहले तो वो हाई कोर्ट के लिए, ये जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट्स के जजों की कारकर्दगी का भी जायज़ा लेगा। हाँ, अब पहले वो ये नहीं था, अब कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाएगा। नंबर नेक्स्ट, हाई कोर्ट्स के जजों का तकर्रुर एक कमीशन करेगा, जिसमें कौन शामिल होगा? वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस, जो कि टेंटिवली काजी फायदे से साहब होंगे। हाँ, समझ आ गई ना? अच्छा, अब ये कमीशन है जो कि, माफ़ कीजिएगा, जो कि हाई कोर्ट के जजों का तकर्रुर करेगा। उसमें कौन कौन शामिल होंगे? वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस, वफाकी आइनी अदालत के 2 सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, एक सीनियर एडवोकेट, 2 अरकान सेनेट, 2 कौमी असम्बली, ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचों के दरमियान तकसीम। आप समझ आ गया आपको? ठीक हो गया ना? पहले ये नहीं होते थे, सेनेट के 2 मेंबर और 2 ये जो है ना कौमी असम्बली के। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकर्री के लिए तरमीम तजवीज़ करती है कि चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के चेयरमैन होंगे, लेकिन पहले 4 के बजाय अब सुप्रीम कोर्ट के 5 अगले सीनियर तरीन जज मेंबर होंगे। पहले तो 4 होते थे ना, एक चीफ जस्टिस और फिर उसके बाद 4, अब 5। और दीगर अरकान में वज़ीर कानून भी होगा, अटॉर्नी जनरल भी होगा, एक सीनियर वकील भी होगा। अब वो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जस्टिस है ना, वो निकल गया। ठीक हो गया? वफाकी आइनी अदालत की चीफ जस्टिस का तकर्रुर कौमी असम्बली की कमेटी की सिफारिश पर वफाकी आइनी अदालत के 3 सीनियर तरीन जजों में से किया जाएगा। चीफ जस्टिस का कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें हर पार्लिमानी पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी हासिल होगी। कमेटी वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम तजवीज़ करेगी। अब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट का, अब उसे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा। अच्छा, ये ताहम वफाकी आइनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस सदर वज़ीर आज़म की मुशावरत से बना देंगे। इसके बाद ये शिक मनसूख हो जाएगी और फिर उसका तकर्रुर जो होगा वही कमेटी करती रहेगी। साबका तरीक़ाकार जहाँ सदर की जानिब से सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया गया था, अब उस पर नज़रसानी की गई है। नई तरमीम के तहत चीफ जस्टिस का तरुक कौमी असम्बली की कमेटी के सिफारिशात पर किया जाएगा। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से इंतखाब करेगी। 3 सीनियर तरीन जजों, अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगेगा ना, वो 3 सीनियर तरीन जजों में से एक लगेगा। कौमी असम्बली की कमेटी लगाएगी। कौमी असम्बली की कमेटी की तरफ से तजवीज़ करदा नामों को बाद में वज़ीर आज़म को भिजवाया जाएगा, जो उन्हें हतमी मंजूरी के लिए सदर यानी कमेटी कौमी असम्बली की, फिर उसके बाद वो कमेटी भेजेगी वो 3 नामों में से एक चुन के वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म फिर भेजेगा सदर को कि जी इसको लगा दें। मज़ीद बरां जुडिशल कमीशन अब तकर्रर शुदा जजों की तशख़ीस, इंटरव्यूज़ और मजमूई फ़िटनेस के लिए एक मेयार कायम करने का भी ज़िम्मेदार होगा। जुडिशल कमीशन देखेगा जज फिट है दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक हो, ये भी मेयार होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील को अपडेट कर दिया गया है। सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज के पहले शमूलियत के अलावा कमीशन में अब हाई कोर्ट में 15 साल तक की प्रैक्टिस करने वाले वकील के साथ साथ एक वफाकी वज़ीर भी शामिल होगा। ये लोग शामिल होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए। जुडिशल कमीशन अब हाई कोर्ट के जजों की सालाना कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। अगर किसी जज की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श पाई गई तो उन्हें बेहतरी के लिए मखसूस मुद्दत दी जाएगी। इस मुद्दत के बाद कमीशन मज़ीद कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसल को रिपोर्ट पेश करेगा। नीज़ कमीशन कारकर्दगी की जांच के लिए मेयारात तय करने के लिए कवायद कायम करेगा। नए शामिल किए गए आर्टिकल 175B में कहा गया है कि वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस पर वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल होगी। इसके साथ मुतअद्दिद जजेस भी होंगे। पहले तो हमने सुना था ना में 4 और जजेस होंगे, हो सकता है 4 हों, 6 हों वगैरह वगैरह, और इसका तयन करेगी पार्लियामेंट। हर सूबे की अदालत में नुमाइंदगी करने वाले जजों की बराबर तादाद होगी। अच्छा हाँ, अब जो
आईनी अदालत होगी ना, इसमें से हर सूबे के जज होंगे, सिंध के भी, केपी के भी, बलूचिस्तान के भी और पंजाब के भी। और पंजाब के भी जज, माज़रत के साथ कहूँगा कि अब तक पाकिस्तान की तारीख़ में 1947 से लेकर अब तक तकरीबन जितना गंद डाला है ना, 90-95% वो पंजाबी जजों ने डाला है। ये आप तारीख़ उठा के देख लें, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला हो, चाहे वो नवाज शरीफ का मामला हो, चाहे वो किसी का भी मामला हो, तकरीबन जो गंद डाला है वो पंजाबी जजों ने डाला है। क्या कोई और मामलात हों, मेरे पास बड़े सबूत हैं। आर्टिकल 176 में जहाँ पहले कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल होगी, अल्फाज में तरमीम की गई है। अब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना, उसको चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बदल दिया गया है। सदर की जानिब से इब्तदाई तकर्री के बाद वफाकी आइनी अदालत की चीफ़ जस्टिस के साथ साथ उसके दीगर जजों की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए वफाकी आइनी अदालत की चीफ़ जस्टिस और जजों का तकर्रुर सदर कौमी असम्बली कमेटी की सिफारिश पर करेंगे, और NA कमेटी यानी कौमी असम्बली की कमेटी वफाकी आइनी अदालत के 3 सीनियर तरीन जजों में से उम्मीदवारों का इंतखाब करेगी। ठीक हो गया। ये था। वफाकी आइनी अदालत के जजों के तौर पर तैनात होने वालों को दर्ज झेल मयारात पर पूरा उतरना चाहिए। वो पाकिस्तान के शहरी हों, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे पर फायज हों, या इससे पहले रह चुके हों, हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम कर चुके हों, या कम अज़ कम 15 साल की मुद्दत के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हों। ठीक हो गया ना। अब मैं वो ये चीज़ें पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि चूँकि सिद्दीकी साहब अब ज़ाहिर है उनका वो केस हो गया ख़त्म, सुप्रीम कोर्ट ने उनको विंडिकेट किया है। ठीक हो गया ना, उनको विंडिकेशन, उनको कामयाबी मिली है, बहाल नहीं हुए, लेकिन अब तो रिटायर तस्वर हो रही हैं। इसमें बहुत सारी शिकें ऐसी हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद भी लग सकते हैं। ठीक हो गया ना। तरमीम शुदा आर्टिकल 170 में ये शामिल किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क की शहरियत रखता हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर नहीं किया जाएगा। ज़ाहिर है जब पार्लियामेंटेरियन पर ये कदगन है कि अगर आपके पास दोहरी शरीयत है तो अब नहीं, तो जजों के पास क्यों न हो, जजों पर भी यही कदगन लगेगी। अच्छा जी, नीज़ उस शख्स को कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम करना चाहिए, या तो वो 15 साल से हाई कोर्ट का वकील रहा हो या फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट का वकील हो। अच्छा जी अब उसके बाद तरमीम शुदा आर्टिकल 179 में वफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल कर दी गई है। ज़ाहिर है जब 68 साल काजी फ़ायज़ ईसा साहब 65 पे रिटायर हो रहे हैं तो फिर उन्हें वफाकी आइनी अदालत का चीफ़ जस्टिस कैसे लगाया जा सकता है। तो वफाकी ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की नहीं, ना ही हाई कोर्ट की बढ़ाई गई है, सिर्फ वफाकी आइनी अदालत के जज की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल कर दी गई है। नीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज को वफाकी आइनी अदालत में मुकर्रर किया जाए तो वो 3 साल की मुद्दत के लिए ओहदा संभालेंगे। अगर वो ऑलरेडी 70 के हैं तो फिर वो 73 तक सिर्फ 3 साल की मुद्दत तक ये ओहदा संभालेंगे। ये भी शामिल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी जब तक वो इस्तीफ़ा न दे दें या ओहदे से हटाए न जाएं या 65 साल की उम्र तक न पहुंच जाएं। अगर ये शर्तें नहीं आती तो उनकी वो 3 साल तक बैठे रहेंगे। ठीक हो गया। तरमीम शुदा आर्टिकल 184 में सुप्रीम कोर्ट की असल दायरा अख्तियार से मुतल्लिक एक नई शिक शामिल की गई जिसमें कहा गया कि वफाकी आइनी अदालत का भी असल दायरा अख्तियार होगा। इस दायरा अख्तियार के साथ मुकदमात की समाअत और फैसला वफाकी आइनी अदालत का फुल बेंच करेगा। मज़ीद बरां आर्टिकल 184 के तहत दिए गए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ तमाम पटिशन, अपीलें या नज़रसानी की दरख्वास्तें चाहे उन आइनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हों या दायर की गई हैं, अब उन्हें फ़ैसले के लिए वफाकी आइनी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। चाहे कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे किसी और हाई कोर्ट में ऐसे सियासी फड्डे मुकदमे चल रहे हैं ना, उन सारियों को मिला के आइनी अदालत भेज दिया जाएगा। अब समझ आ गया आपको। तरमीम शुदा शिक में अब ये भी शामिल किया गया कि आर्टिकल 199 के तहत मंजूर किए गए हाई कोर्ट्स के अहकामात या फ़ैसलों से पैदा होने वाली तमाम अपीलें, दरख्वास्तें या नज़रसानी की दरख्वास्तें,
ٹھیک ہو گیا. زیادہ تر وفاقی صوبائی حکومت کے معاملات جو سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں وفاق کو منتقل کر دی جائیں گی فیصلے کے لیے آئینی عدالت کو منتقل. یہ وہ ہائی کورٹ سے بھی ساری کی ساری. اپڈیٹڈ آرٹیکل 185 میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت کیے گئے استثناء کے ساتھ ہائی کورٹ سے معاملات اور احکامات سننے کا دائرہ اختیار برقرار رکھے گی. مزید کہا گیا ہے کہ آئین کی تشریح سے متعلق قانون کے سوالات کی سماعت وفاقی آئینی عدالت کرے گی. اب جو بھی ہوگا نا کہ آئین میں ہمیں یہ جیسے عارف علوی نے خط لکھ دیا تھا سپریم کورٹ کو، جی مجھے یہ میں تو بالکل ہی نہلا ہوں تو مجھے پتہ نہیں تو مجھے اس کی رائے دیجیے، تو یہ رائے بھی اب وفاقی آئینی عدالت سے لی جائے گی. ترمیم شدہ آرٹیکل 186 میں عوامی اہمیت کے قانون کے سوالات پر رائے حاصل کرنے کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا ہے. اس سے قبل صدر سپریم کورٹ سے رائے طلب کرتے تھے، اب یہ رائے بھی وفاقی آئینی عدالت سے طلب کی جائے گی. نظر ثانی شدہ آرٹیکل 186A میں ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمات، اپیلوں اور کارروائیوں کی دوسری ہائی کورٹس میں منتقلی کا سپریم کورٹ کے اختیارات میں ترمیم کی گئی. سپریم کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت پیدا ہونے والے معاملات کو مزید منتقل نہیں کر سکتی. یہ اختیارات اب وفاقی آئینی عدالت کو دیے گئے ہیں. اپڈیٹڈ شدہ آرٹیکل 187 میں انصاف کے مکمل انتظام کے لیے ہدایات جاری کرنے یا کسی بھی شخص یا دستاویز کی حاضری کو یقینی بنانے کے اختیار میں سپریم کورٹ کے ساتھ وفاقی آئینی عدالت کو شامل کرنے کی توسیع کی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. ترمیم شدہ آرٹیکل 189 قانون کے سوالات پر وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلے خود سپریم کورٹ سمیت پاکستان کی تمام عدالتوں پر پابند ہوں گے. تاہم قانون کے سوالات پر سپریم کورٹ کے فیصلے وفاقی آئینی عدالت کے علاوہ تمام عدالتوں پر پابند ہوں گے. یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت پہ نہیں لگے گا، باقی عدالتوں پہ لگیں گے. البتہ سپریم کورٹ کے اپنے پر پابند ہوں گے اور وفاقی آئینی عدالت کے اپنے پر پابند ہوں گے. اپڈیٹڈ شدہ آرٹیکل 190 میں تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز کے لیے سپریم کورٹ کی مدد کے لیے کام کرنے کی شرط میں ترمیم کی گئی ہے. جیسے ہوتا ہے نا تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز سپریم کورٹ کی مدد کریں گے، اس کے پابند ہوں گے. اب وہ جیسے سپریم کورٹ کی مدد کریں گے، اب لکھا گیا کہ اب ان حکام کو وفاقی آئینی عدالت کی مدد میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اب سمجھ آ گیا آپ کو. ترمیم شدہ آرٹیکل 192 جہاں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہائی کورٹ اتنے ججوں پر مشتمل ہوگی جتنے قانون کے ذریعے متعین کیے گئے ہیں، نئی شکل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد کا فیصلہ اب پارلیمنٹ کرے گی کتنے جج رکھنے ہیں. اب آرٹیکل 193 میں ترمیم، کسی شخص کو ہائی کورٹ کا جج مقرر نہیں کیا جائے گا اگر وہ کسی غیر ملکی ریاست کا شہریت رکھتا ہے. اب اس پہ فردر پتہ نہیں کیا ایکسپلینیشن ہوگی کہ اگر وہ شہریت، اب بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس گرین کارڈ بھی ہوتا ہے وہ بھی شہریت کے زمرے میں آتا ہے، اگر وہ اسی زمرے میں آئی تو پھر کچھ لوگ فارغ بھی ہو جائیں گے. اس سے قبل اہلیت کے معیار میں کم از کم 10 سال تک ہائی کورٹ کا وکیل ہونا، ڈسٹرکٹ جج کے طور پر خدمات سر انجام دینا یا عدالتی دفتر میں کم از کم 10 سال کے ساتھ سول سروس کا رکن ہونا شامل تھا. اب اپڈیٹڈ کردہ معیار کا تقاضا ہے کہ وہ شخص 15 سال سے ہائی کورٹ کا وکیل رہا ہو اور 15 سال سے عدالتی عہدے پر فائز ہو. بہت اچھا کیا ہے. ادھر سے پکڑ کے وکیلوں کو ہائی کورٹ میں بٹھا دیتے اور ہائی کورٹ والے پھر سپریم کورٹ میں چلے جاتے. اور جو نیچے بیچارے سیشن سے آ رہے ہوتے تھے نا، ASJs اور سیشن ججز، وہ ویسے رہ جاتے تھے، ان سے کوئی اکا دکا کبھی کبھار کو آ جاتا تھا. ان کو لے آنا چاہیے کہ جن کا اس طریقے کا تجربہ ہے عدالتی بھی، ان کو لے آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا نا. اپڈیٹڈ آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کو اب یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ شق نمبر 1 کے تحت آنے والے معاملات میں از خود احکامات جاری کرے جو وفاق یا صوبائی حکومتوں سے متعلق مسائل سے متعلق ہیں. یعنی سو موٹو نوٹس اب ہائی کورٹ نہیں لے سکے گی. ترمیم شدہ آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے اختیارات کو مزید محدود کر دیا گیا ہے. اس نے پہلے کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ اس سے متعلق احکامات نہیں دے گی. مسلح افواج کے ارکان کے لیے سروسز کے شرائط و ضوابط، مسلح افواج کے اہلکاروں وغیرہ سے متعلق خدمات کا کوئی معاملہ، اب اس میں بھی یہ شامل کیا گیا ہے کہ ان کے جو خود آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت کیا جائے گا. اب اپڈیٹڈ آرٹیکل 200
200 में हाई कोर्ट के जज के तबादले का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है। इससे कबल तबादले का तरीक़ाकार पहले भी था, तबादला हो सकता था हाई कोर्ट के जज का एक से दूसरी जगह, लेकिन वो बड़ा मुश्किल था। उसमें यह था कि जज की अपनी रजामंदी भी ले लो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसमें शामिल दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद एक अदालत से दूसरी अदालत में उसको मुंतकिल किया जा सकता है। यानी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज को भेजा जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी मर्जी भी शामिल हो, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसकी भी मर्जी शामिल हो। ठीक हो गया ना। अब इसी तरीके से वो जो सुप्रीम कोर्ट का है चीफ जस्टिस, उसकी मर्जी, और सबसे बढ़ के उसकी अपनी रजामंदी शामिल हो। अब कोई बंदा कहेगा मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करके डेरा इस्माइल खान भेज दो, इनमें से जितने भी बैठे, अब नई शिक में क्या होगा, अब सदर जुडिशल कमीशन की सिफारिश की बुनियाद पर हाई कोर्ट के जज का तबादला कर सकते हैं। जैसे ही जुडिशल कमीशन ने सिफारिश की इसको तबादला करें, यहाँ से वो उधर बलूचिस्तान भेजें या कहीं पर पंजाब में भेजें या सिंध में, वो किसी हैदराबाद में सक्खर में भेजें या इधर उधर आप बलूचिस्तान में भेजें या खैबर पख्तूनख्वा में, वो फौरी तौर पे भेज देंगे। नज़रसानी शुदा आर्टिकल 202 में प्रैक्टिस और तरीक़ाकार के कवायद जो हाई कोर्ट कायम कर सकता है, अब वो आइन और कानून के बजाय आइन और पार्लियामेंट के ताबे होंगे। अपडेटेड आर्टिकल 204 में वफाकी आइनी अदालत को अब तौहीन अदालत के मामलात से निमटने का अख्तियार दिया गया। अब तौहीन अदालत निमटेगी वफाकी आइनी अदालत। कबल अज़ीं सुप्रीम जुडिशल कौंसल, अब इसको देखिएगा, सुप्रीम जुडिशल कौंसल ये जो जजों का इदारा है, जजों को का मुआख़ज़ा करने का, जजों को निकालने का या जजों का मुआख़ज़ा करने का। सुप्रीम जुडिशल कौंसल चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस और हाई कोर्ट्स के 2 जजों पर मुश्तमिल होती है, यानी 5 पर। अब तरमीम आ गई इस आर्टिकल में 209 में, और अब ये क्या, सुप्रीम जुडिशल कौंसल की तश्कील अब ये होगी। अब ये इसमें कौन कौन शामिल होंगे? वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वफाकी आइनी अदालत के अगले सीनियर तरीन जज और हाई कोर्ट के 2 सीनियर जजेस। आप समझ आ गया आपको? ठीक हो गया ना, जो सीनियर जजेस हाई कोर्ट के होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक अभी लगता है मुझे ये है कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, यानी फिर से वो यूँ समझ लें कि भाई राजा साहब फिर से वो उनका मुकद्दर का सिकंदर जागने लगा, लगता यही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक आर्टिकल 215 में कहा गया है कि कमिश्नर 5 साल तक अपने ओहदे पर फायद रहेगा। अब तरामीम तजवीज़ करती हैं कि इलेक्शन कमिश्नर या ECP का कोई रुकन उस वक्त तक अपने ओहदे पर फायद रहेगा जब तक उनका जानशीन ओहदा नहीं संभालता, और जो शख्स कमिश्नर के ओहदे पर फायज हो उसे दूसरी मुद्दत के लिए यानी दोबारा भी तैनात किया जा सकता है, बशर्ते कि हर ईवान वोटिंग के लिए मौजूद अरकान की अक्सरियत के साथ एक करारदाद मंजूर कर ले। करारदाद तो कभी भी मंजूर की जा सकती है। कौमी असम्बली करारदाद में वो आज भी अक्सरियत है, और सेनेट भी वो भी आज भी अक्सरियत है हुकूमत के साथ, यानी कि ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, करारदाद मंजूर कर दे। आर्टिकल 239 में मज़ीद कहा गया कि कोई भी फ़ैसला या एलामिया जो आइन की तरमीम पर सवालिया निशान लगाता है उसको कोई कानूनी, हाँ जी ये है, अगर आइन में तरमीम की गई है और काले भोंड उठ के कहते हैं कि ये तरमीम ख़त्म कर दो, हमने ख़त्म की है, उसका कोई असर नहीं लिया जाएगा, वो बेअसर होगा फ़ैसला। आप समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना। आर्टिकल 243 में एक इजाफ़ा जो कि मुसल्लह अफ़वाज से मुतल्लिक़ है, कहता है कि तकर्री, दोबारा तकर्री, सर्विस में तोसी, सर्विस की हदूद, रिटायरमेंट या किसी सर्विस चीफ़ की बरतरफ़ी जैसे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी और बहरी और फ़ज़ाइया के सरबराहान मुसल्लह अफ़वाज से मुतल्लिक़ कानून की दफ़ात के तहत चलाए जाएंगे। ये उनके अपने मैटर, उनके अपने कानून के तहत चलाएंगे, जो आर्मी एक्ट है। आर्टिकल 200, अच्छा जो आर्मी एक्ट है ये वो आर्मी ने पास नहीं किया, पास वो भी पार्लियामेंट ने किया होता है, यही लेजिस्लेशन होती है, इसको ये याद रखना चाहिए। आर्टिकल 259, ठीक हो गया ना, टोटल 280 आर्टिकल है, और आर्टिकल 259 में तरमीम की गई है जिसमें ये शामिल किया गया है कि सदर अब साइंस
اور ٹیکنالوجی، آرٹس، پبلک سروس اور میڈیسن کے شعبوں میں امتیازات سے نواز سکتے ہیں، پہلے اس سے قبل یہ نہیں شامل تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سارا جو پوری تقریباً ترامیم ہیں یہ وہ آئینی عدالت کے گرد گھوم رہی ہیں۔ دوسری جو ترامیم ہیں، گھیرا لگا دیا گیا ہے، بلکہ شکنجہ کس دیا گیا ہے کہ بھائی، اور یہ کیوں کسا ہے؟ یہ اس لیے کسا ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک کالے بھونوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا احتساب ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو مقدس گائے ہیں، اور ہم تو آئین، قانون، انصاف، ہر کسی چیز سے بالا تر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ آ کے یہاں پہ لوگ بیگنگ کریں، ہم چاہے کو جھولی میں ڈالیں یا نہ ڈالیں۔ اس کے بعد بہت سارے کالے بھونوں نے مبینہ طور پر یہ کہ جی ہم چاہے کسی جماعت کو سپورٹ کر دیں، ہم چاہے کسی گروپ کو سپورٹ کر دیں، چاہے حکومت کو یا چاہے اپوزیشن کو یا چاہے کسی لیڈر کو، یا چاہے ہماری خواتین آ کے یہاں بیٹھیں اور ہم 3 دفعہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو 2 منٹ میں بھگائیں اور یہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر گیلری میں بیٹھی ہوئی خواتین نعرے لگائیں، چاہے یہ بھی ہو جائے، چاہے ہم ڈیم بنانا شروع کر دیں، چاہے ہم شیخ رشید المعروف شیدہ ٹلی کے جا کے وہاں پر افتتاح کرائیں، کوئی ہسپتال کا، کوئی پل کا، کوئی اسکول کا، کوئی فلاں چیز کا، چاہے ہم افتتاح کرتے پھریں، چاہے ہم چھاپے مارنا شروع کر دیں اور ہم جا کے ثاقب ناصور کی طرح موبائل اٹھا کے سیشن ججوں کے ماریں، تو ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چاہے ہم پہلے الیکٹڈ وزیر اعظم کو تختہ دار پر جھلا دیں، بعد میں اپنے ہی فیصلے کو غلط قرار دے دیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چاہے ہم اس شوکت صدیقی کو 2 سیکنڈ میں نکال دیں اور پھر اس کے بعد خود کہیں کہ انہوں نے غلط نکالا تھا، تو مقصد معاملہ ایسے نہیں چلے گا۔ چاہے ہم یہ کہہ دیں کہ تاحیات نااہلی ہے اور پھر اس کے بعد ہم خود کہہ دیں کہ یہ غلط ہوا تھا، یہ تاحیات نااہلی نہیں ہے، اور یہ تو خود جس نے بندیال صاحب نے فیصلہ لکھا اس وقت بڑے گن گئے اور بعد میں کہتے ہیں یہ تاحیات نااہلی والا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے، چاہے ہم کان کو ادھر سے ہاتھ لگائیں یا چاہے ہم کان کو یوں گھما کے ادھر سے ہاتھ لگائیں، یہ ہماری مرضی ہے، ہم اسی طریقے سے چاہے جیسے بھی ہو ہم وہی کرتے رہیں، چاہے ہم آئین کو اس کی انٹرپریٹیشن کریں یا چاہے ہم آئین کو ری رائٹ کر دیں، وہ ہماری مرضی ہے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، چاہے کوئی پارٹی آئے نہ آئے، اس فریق مقدمہ ہو نہ ہو، ہم اس کی بھی جھولی میں وہ سیٹیں ڈال دیں، یہ ہماری مرضی ہے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔